Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSC 142 India's Foreign Policy in Changing World। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी के लिए हम देखते हैं BPSE 142। आप यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ से गेस्ट पेपर को बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें ठीक है मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यानी कि ऐसे फैक्टर्स बताइए जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी मीन्स द प्रिंसिपल्स एंड डिसीजन थ्रू विच इंडिया कंडक्ट्स इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि वो प्रिंसिपल्स और वो डिसीजंस जो कि इंडिया लेता है, ठीक है, कंडक्ट करता है अपने रिलेशंस को अदर कंट्रीज के साथ। ये शेप्ड होता है आपके हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स से। सो जो ये फैक्टर्स हैं ये साथ में क्या करते हैं, इंडिया के बिहेवियर को गाइड करते हैं इन द वर्ल्ड अफेयर्स। सो पहला देखेंगे हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सो इंडियाज लोकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है उसकी फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। इंडिया क्या है आपका लोकेटेड है इन द साउथ एशिया एंड शेयर्स बॉर्डर विद कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इन सारे कंट्रीज के साथ क्या है इंडिया अपना बॉर्डर को शेयर करता है। ड्यू टू दिस इंडिया गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस टू गुड रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। इस वजह से क्या है इंडिया एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है ताकि वो गुड रिलेशंस रखे अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। सो जो इंडियन ओशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए। सो जो मैरीटाइम सेफ्टी है और रीजनल स्टेबिलिटी है ये इसके की कंसर्न्स है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। सो जो इंडियाज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ colonial रूल अंडर ब्रिटिश imperialism strongly influences इट्स फॉरेन पॉलिसी। जो इंडिया का लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है कॉलोनियल रूल का, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे जब, ठीक है, इंडिया वाले, तो उसका क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उसकी फॉरेन पॉलिसी पे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या देखने को मिलता है, जो इंडिया है उसने सपोर्ट किए हैं फ्रीडम मूवमेंट्स को इन एशिया एंड अफ्रीका और ओपोज किया है कोलोनिज्म और रेसिज्म को। सो जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये एनकरेज करता है इंडिया को कि वो फॉलो करे एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रादर देन अलाइनिंग फुली विद पावरफुल नेशंस। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप। सो जो आइडियाज हैं नेशनल लीडर्स के, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू के, उसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है इन द अर्ली ईयर्स। प्रिंसिपल्स जैसे कि पीस, नॉन वायलेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीसफुल को एग्जिस्टिंग, ये क्या है सेंट्रल बने। सो इंडिया प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट। इंडिया ने क्या किया, बहुत ही एक्टिव रोल को प्ले किया है नॉन अलाइंड मूवमेंट में, जो कि एम करता है टू स्टे अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। National security and defense. So protecting national unity, sovereignty and territorial integrity is a major factor. यानी कि नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना क्या है एक मेजर फैक्टर है। जो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स होते हैं, टेररिज्म है और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंडिया के रिलेशन को अफेक्ट करता है विद द अदर कंट्रीज। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी फोकस करती है ऑन मेंटेनिंग द पीस, यानी कि पीस को मेंटेन करके रखती है while being strong enough to defend itself, ठीक है। सो यानी कि वो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी फोकस करती है कि वो पीस को मेंटेन करे और स्ट्रॉन्ग इनफ रहे ताकि वो खुद को डिफेंड कर पाए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ की गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का की गोल क्या है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया सीख करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को, एनर्जी रिसोर्सेस और मार्केट्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए। सो रिलेशंस विद डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज आर शेप्ड बाय ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो रिलेशंस हैं डेवलप्ड
और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के साथ, वो कैसे शेप होते हैं आपके ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू शेयर होते हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, जो आपके ग्लोबल चेंजेस हैं, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। आफ्टर द कोल्ड वॉर हमें क्या देखने को मिला है, इंडिया ने एडजस्ट किया है अपनी पॉलिसीज को ताकि वो सूट कर सके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट पीस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। इंडिया क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, ताकि वो पीस को प्रमोट करें, डेवलपमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करें। पब्लिक ओपिनियन एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स, तो जो आपका पब्लिक ओपिनियन है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया और इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी आपके क्या है, फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जो डोमेस्टिक सिस्टम होगा वो हेल्प करेगा इंडिया को कि वो कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकें एट द इंटरनेशनल लेवल। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ये शेप्ड होती है बाय ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लीडरशिप आइडियाज, सिक्योरिटी नीड्स, इकोनॉमिक गोल्स एंड ग्लोबल कंडीशंस। सो टुगेदर जो ये सारे फैक्टर्स हैं ये इंडिया को हेल्प करते हैं कि वो पीसफुल रिलेशंस को परस्यू करे while protecting its national interest and promoting development। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंडियाज सॉफ्ट पावर। So soft power means the ability of a country to influence other countries not by force or money but by culture, values, ideas and moral leadership। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है आपका, सॉफ्ट पावर होती है एबिलिटी किसी भी कंट्री की दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना, फोर्स से नहीं या फिर मनी से भी नहीं, बल्कि किससे, कल्चर से हो गया, वैल्यूज से हो गया, आइडियाज और मोरल लीडरशिप के थ्रू। सो जो टर्म है इसको दिया गया था आपके पॉलिटिकल थिंकर ने, जोसेफ नाई। सो इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर, इंडिया के पास क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर है, क्योंकि इंडिया का क्या है, बहुत ही रिच कल्चर है, एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और ग्लोबल अपील है। फर्स्ट, कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। सो जो इंडियाज कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का कल्चर क्या है, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर है वर्ल्ड का। इंडियन म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल्स, योगा और स्पिरिचुअलिटी ये सब अट्रैक्ट करते हैं लोगों को ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जो प्रैक्टिसेस जैसे कि योगा हो गया और मेडिटेशन हो गया, इनको फॉलो किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। सो जो सेलिब्रेशन है इंटरनेशनल योगा डे का, इसने हेल्प किया है इंडिया के प्रोजेक्ट को टू हेल्प इंडिया प्रोजेक्ट इट्स पीसफुल एंड हेल्दी वे ऑफ लाइफ वर्ल्ड वाइड। यानी कि जो ये इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन होता है, इसकी वजह से इंडिया क्या है, प्रोजेक्ट कर पाता है अपने पीसफुल और हेल्दी वे ऑफ लाइफ को वर्ल्ड वाइड। सिनेमा एंड पॉपुलर कल्चर। सो इंडियन सिनेमा स्पेशली बॉलीवुड, ठीक है, इंडियन सिनेमा जो स्पेशली बॉलीवुड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की सॉफ्ट पावर में। सो जो इंडियन मूवीज होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, ये पॉपुलर होते हैं एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और इवन वेस्टर्न कंट्रीज में। जो फिल्म्स होती हैं वो शोकेस करती हैं इंडियन वैल्यूज को, जैसे कि फैमिली बॉन्ड्स, इमोशंस, सोशल हार्मनी, जो कि क्रिएट करता है एक पॉजिटिव इमेज ऑफ द इंडिया अब्रॉड। डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड मॉरल लीडरशिप। सो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है आपका, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसकी जो कमिटमेंट है टू डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, ये इंक्रीज करता है इसके ग्लोबल रिस्पेक्ट को। लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, इन्होंने क्या है, वर्ल्ड आइडियाज दिए थे, जैसे कि नॉन वायलेंस का, ट्रुथ का और पीस का। सो वाइल इट स्टिल इंस्पायर द ग्लोबल मूवमेंट्स, यानी कि जो ये आइडियाज दिए गए हैं ये अभी तक भी क्या है, ग्लोबल मूवमेंट्स को इंस्पायर करते हैं। गांधी जी की जो फिलॉसफी है वो स्ट्रेंथन करती है इंडिया के मॉरल इन्फ्लुएंस को इंटरनेशनली। इंडियन डायस्पोरा। सो द इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द यूएसए, यूके, कनाडा, अफ्रीका एंड द गल्फ कंट्रीज इज अनदर सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर। जो इंडिया का डायस्पोरा है ये क्या है, एक सोर्स है सॉफ्ट पावर का। जो इंडियंस हैं दे अब्रॉड कंट्रीब्यूट टू साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, बिजनेस एंड एजुकेशन। यानी कि जो भी इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं इन अच्छे अच्छे फील्ड्स में, ठीक है, जैसे कि साइंस हो गया, जितने भी आपके ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, बिजनेस, एजुकेशन। सो दे एक्ट एज कल्चरल एम्बेसडर्स, ये कल्चरल एम्बेसडर्स की तरह एक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं इंडियन के ट्रेडिशंस को और वैल्यूज को इन देयर होस्ट कंट्रीज। एजुकेशन, नॉलेज एंड स्पिरिचुअल थॉट्स। सो इंडियाज एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, बुद्धिज्म, फिलोसफी
along with the modern education and IT skills add towards soft power। यानी कि जो भी ये आयुर्वेदा हैं, जितने भी एंशियंट नॉलेज सिस्टम है इंडिया के, ठीक है, अलॉन्ग विद हमारे मॉडर्न एजुकेशन और IT स्किल्स हो गए, ये भी इंडिया के सॉफ्ट पावर में ऐड करते हैं। इंडियन टीचर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स और स्कॉलर्स क्या हैं, इनको ग्लोबली रिस्पेक्ट किया जाता है फॉर प्रमोटिंग पीस, हार्मनी एंड होलिस्टिक लिविंग। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो इंडिया सॉफ्ट पावर्स कम फ्रॉम इट्स कल्चर, वैल्यूज, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड पीसफुल फिलोसफी। यानी कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो उसके कल्चर, वैल्यूज, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और पीसफुल फिलोसफी से आती है। अनलाइक आपकी जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर होती है, सॉफ्ट पावर बिल्ड करती है लॉन्ग टर्म गुडविल एंड ट्रस्ट को। सो अगर हम प्रमोट करेंगे पीस, टॉलरेंस और कल्चरल हार्मनी, तो इंडिया कंटिन्यू करेगा टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन अ पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल वे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। यानी कि जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, उनका क्या रोल होता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। सो the National Security Advisor, that is NSA, plays a very important role in shaping a country's foreign policy, especially in matters related to security and strategic interest। जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, स्पेशली इन मैटर्स जैसे कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं या फिर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। सो इंडिया में देखा जाए तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं वो बहुत ही क्लोजली काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और एक्ट करते हैं एज द चीफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। की एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, सो जो आपकी NSA हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ऑन द फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस जो कि इन्वॉल्व करता है नेशनल सिक्योरिटी को। ये इंक्लूड करता है आपके रिलेशंस जो भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हो, मेजर पावर्स और रिस्पॉन्सेज टू द इंटरनेशनल क्राइसिस। सो जो आपके NSA हैं, ये हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ग्लोबल डेवलपमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में और उनका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया की सिक्योरिटी और इंटरेस्ट पे। Link between foreign policy and national security. So foreign policy is not only about diplomacy but also about protecting national interest। यानी कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है बल्कि टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। सो द NSA ensure that foreign policy decisions are aligned with India's security needs। तो जो आपके NSA होते हैं ये इंश्योर करते हैं जो भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हो वो अलाइंड हो इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स के साथ। सो इश्यूज जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन एंड न्यूक्लियर पॉलिटी, इन सबको केयरफुली एग्जामाइन किया जाता है बाय NSA बिफोर एनी मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन। यानी कि इन सबको क्या है, केयरफुली एग्जामाइन किया जाता है जिससे पहले कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एजेंसीज, so the NSA acts as a coordinator among various ministries and agencies such as Ministry of External Affairs, Ministry of Defense, Intelligence Agencies and Armed Forces। यानी कि NSA क्या है, एक कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करते हैं अमंग वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज। सो एज द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, तो जो NSA है वो इंश्योर करते हैं जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली शेयर्ड हो और एनालाइज हो before making foreign policy recommendations। Crisis management and strategic planning, so during international crises such as conflicts, terror attacks or tensions with other countries, the NSA plays a leading role in advising quick and effective responses। यानी कि जब भी कोई इंटरनेशनल क्राइसिस हो जाता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं या फिर टेंशन होती है किसी और कंट्रीज के साथ, तो NSA क्या है, एक लीडिंग रोल को प्ले करता है इन एडवाइसिंग क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। यानी कि ये क्विक और इफेक्टिव रिस्पॉन्स को एडवाइस करता है। सो जो NSA है वो हेल्प करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, जैसे कि रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना हो विद फ्रेंडली कंट्रीज, रिलेशंस को मैनेज करना हो विद द राइवल्स और पार्टिसिपेट करना हो इन ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम्स। बैक चैनल डिप्लोमेसी, सो जो आपका NSA है ये एंगेज होता है इन कॉन्फिडेंशियल या फिर बैक चैनल टॉक्स में विद द फॉरेन काउंटर पार्ट्स। सो दीज इनफॉर्मल डिस्कशंस हेल्प्स रिड्यूस टेंशन। जो भी ये इनफॉर्मल डिस्कशंस होते हैं इनकी वजह से टेंशन रिड्यूस होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और सेंसिटिव इश्यूज को सॉल्व किया जाता है दैट कैन नॉट बी हैंडल ओपनली थ्रू रेगुलर डिप्लोमेटिक चैनल्स। एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, सो रिसेंट ईयर्स में क्या है, जो इंडियाज के NSA हैं अजीत डोभाल, इन्होंने एक की रोल प्ले किया है इन हैंडलिंग द रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज एंड मेजर पावर
as well as in counter-terrorism and defense diplomacy. So in conclusion we can say that simple words में जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये एक सेंट्रल फिगर होते हैं फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, जहाँ पे कि सिक्योरिटी मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो ये एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, क्राइसिस को मैनेज करते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को शेप करते हैं. सो NSA हेल्प्स इंश्योर दैट फॉरेन पॉलिसी प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट इफेक्टिवली. तो NSA क्या है, ये इंश्योर करते हैं जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे और इंटरेस्ट को इफेक्टिवली प्रमोट करे. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी कि इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं. सो इंडिया एंड चाइना आर टू ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. इंडिया और चाइना क्या है, दोनों ही वर्ल्ड के लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स हैं. इनके जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दोनों कंट्रीज़ के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए. ओवर द ईयर्स हमें देखने को मिला है जो इंडिया और चाइना का इकोनॉमिक रिलेशन है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, कोऑपरेशन एंड ऑल्सो चैलेंजेस. सो ट्रेड रिलेशंस. सो ट्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस. ट्रेड क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस का. चाइना क्या है, एक वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है. India mainly export raw materials to China such as iron ore, cotton, organic chemicals and seafood. India क्या करती है, mainly raw materials को export करती है चाइना में, जैसे कि iron ore हो गया, cotton हो गया, organic chemicals और seafood हो गया. On the other hand जो चाइना है वो export करता है manufactured goods को to India including electronic items, mobile phones, machinery, chemicals and pharmaceutical ingredients. यानी कि इंडिया क्या है, export करता है raw materials को और चाइना क्या है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करता है. सो हाउएवर अ मेजर इशू इन ट्रेड रिलेशंस इज द ट्रेड डेफिसिट. यानी कि एक मेजर जो इशू आता है ट्रेड रिलेशंस में वो क्या है आपका, ट्रेड डेफिसिट है. इंडिया इंपोर्ट करता है मच मोर फ्रॉम चाइना देन इट एक्सपोर्ट्स. यानी कि इंडिया क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है. सो इस वजह से क्या है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और ये कंसर्न है इंडियन के इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्पेशली जो भी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये क्या करते हैं, टफ कंपटीशन को फेस करते हैं फ्रॉम द चीपर चाइनीज गुड्स. इन्वेस्टमेंट्स एंड कोऑपरेशन. सो चाइनीज कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन सेवरल सेक्टर्स इन इंडिया सच एज टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी. चाइनीज कंपनीज क्या हैं, इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया के, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सो बहुत सारे जो पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ब्रांड्स में क्या है, इंडिया से चाइना के इन्वेस्टमेंट से आए हैं. एट द सेम टाइम जो इंडियन कंपनीज के सेक्टर्स हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये ऑपरेट करते हैं चाइनाज के मार्केट में, दो ऑन अ स्मॉलर स्केल, यानी कि बहुत ही कम स्केल में करते हैं लेकिन बहुत ही कम करते हैं. कंट्रीज आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स such as BRICS and the World Trade Organization, which provides platform for economic cooperation and dialogue. यानी कि जो दोनों ही कंट्रीज है, चाइना और इंडिया, दोनों क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स के मेंबर हैं, जैसे कि ब्रिक्स के और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डायलॉग के लिए. चैलेंजेस इन द इकोनॉमिक रिलेशंस. सो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स सेवरल चैलेंजेस एग्जिस्ट. यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स होने के बावजूद भी बहुत सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड डेफिसिट, इंडिया फेसेस मार्केट एक्सेस प्रॉब्लम्स इन चाइना, स्पेशली फॉर इंडियन IT सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. यानी कि ट्रेड डेफिसिट होने के अलावा भी जो इंडिया है वो मार्केट एक्सेस प्रॉब्लम्स को फेस करता है चाइना में, स्पेशली इंडियन IT सर्विसेज के लिए, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए. सो जो पॉलिटिकल और बॉर्डर के टेंशन हैं वो भी इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ट्रस्ट को और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन को. In recent years, India has taken steps to promote self-reliance, that is Atmanirbhar Bharat, and reduce excessive dependence on Chinese imports. Recent years में हमें क्या देखने को मिलता है, इंडिया ने क्या है, स्टेप्स लिए हैं ताकि वो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट कर सके, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बना सके और वो रिड्यूस कर सके अपनी एक्सेसिव डिपेंडेंस को चाइनीज इंपोर्ट्स पे. सो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कुछ चाइनीज ऐप्स पे और रूल्स को टाइटन कर दिया है ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट रिफ्लेक्ट दिस कॉशियस अप्रोच. Future prospects. So India-China economic relations have great potential if managed carefully. यानी कि जो इंडिया और चाइना का इकोनॉमिक रिलेशन है उसमें बहुत ही पोटेंशियल है, ग्रेट पोटेंशियल है अगर उसको हम केयरफुली मैनेज करेंगे. सो ग्रेटर बैलेंस इन ट्रेड,
इम्प्रूव मार्केट एक्सेस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट कैन स्ट्रेंथन टाइज। यानी कि अगर बैलेंस इन ट्रेड ग्रेटर होगा, मार्केट एक्सेस इंप्रूव होगा और म्यूचुअल ट्रस्ट होगा तो उससे क्या है, टाइज स्ट्रेंथन हो सकते हैं। कोऑपरेशन एरियाज में जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट कर सकता है। इन कंक्लूजन we can say that India China economic relations are complex and multi-dimensional। यानी जो इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स हैं और मल्टी डायमेंशनल है। While trade and investment have grown significantly, challenges like trade imbalance and political tension remain। यानी कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें बहुत ही सिग्निफिकेंटली ग्रोथ देखने को मिली है, फिर भी जो चैलेंजेस है जैसे कि आपका ट्रेड इम्बैलेंस हो गया और पॉलिटिकल टेंशन हो गया, ये रहते ही हैं। सो एक स्टेबल एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है, बहुत ही असेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ दोनों ही नेशंस के लिए एंड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी इन एशिया। A stable and balanced economic relationship is essential for the development of both nations and for regional stability in Asia। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।